अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल एक सवाल कर रहा था मैं क्लास में और जी करता हूँ होमवर्क की बात। जो क्लास में कल सवाल कर रहा था, प्रोडक्ट ए कर दिया था, प्रोडक्ट बी। अच्छा, जो पीछे पैक की बुक में सोल्यूशन है इस चैप्टर का वो सही नहीं है। इस चैप्टर के सवाल देना मैं भूल गया था। बहरहाल इसका सोल्यूशन गलत है। ये आई के वाला सोल्यूशन है लेकिन वो गलत है। किया उन्होंने ये हुआ है कि नॉर्मल डैमेज सब मिला के टोटल कॉस्ट टोटल एनआरवी से कंपेयर की हुई है। वो सही नहीं है बात। तो इसलिए जो बोर्ड पे कर रहा हूँ वो नोट करिएगा। अच्छा, अब ना ये हर फ्राइडे को, ये गालिबन हर वीक में टेस्ट हुआ करेगा और वो आपको एक दो दिन पहले टॉपिक बता दिया करूंगा। अभी चूंकि हम रिसेंटली जो पढ़ रहे हैं ये कॉस्ट की कैलकुलेशन ये है कल, और थोड़ा सा वो वेरिएबल फिक्स कॉस्ट बस। नहीं, एनआरवी नहीं है जी। आऊंगा मैं कल इंशाल्लाह, आऊंगा कल भी आऊंगा इंशाल्लाह, परसों भी आऊंगा। और टेस्ट के लिए प्रॉब्ली वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। टीए से वैसे जब भी देना हो वो रूम अवेलेबल होना चाहिए एक सर्टेन टाइम के बाद, ताकि आप जिस टाइम भी आए वो टेस्ट दे सकें। होगा इंशाल्लाह अवेलेबल। तो हर जुम्मे को हुआ करेगा। और अभी जो कल है उसमें इन्वेंट्री की कॉस्ट, यही FIFO वेटेड एवरेज वगैरह, और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, बस। अच्छा, टेस्ट देखें, टेस्ट की ना कोई जबरदस्ती नहीं है। ये तो आपने ही खुद डिसाइड करना है अपना भला, क्योंकि जो क्लास में सवाल करता हूं वो मैं कर रहा होता हूं। आप सवाल कर रहे हैं, सही होगा कि नहीं होगा वो होमवर्क से पता चलेगा और टेस्ट से पता चलेगा। होमवर्क में मसला ये है कि आप उसमें खुला टाइम रख के सवाल करते हैं और 2 लाइनें लिखते हैं, फिर पीछे सोल्यूशन देख लेते हैं। तो होमवर्क में भी उस तरह से नहीं हो रही आपकी प्रैक्टिस, आपकी असेसमेंट जो टेस्ट में होती है। तो या तो आप लोग टेस्ट और होमवर्क कर करके प्रैक्टिस कर लें, या अटेम्प्ट दे दे के प्रैक्टिस कर लें। वो आप लोग फैसला कर लें। तो अटेम्प्ट दे दे के प्रैक्टिस करने वाला सौदा अच्छा नहीं है। तो होमवर्क और टेस्ट ये कर लिया करें। तो इसलिए वीकली टेस्ट दे दिया करें और वो फिर वापस मिलेगा, फिर आप उसमें गलतियां देखें, पूछें जो पूछना है। तो हर वीक में टेस्ट लिया करेंगे। और ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं इनके लिए कोई डे बाउंड का मसला नहीं है। वो तो पता नहीं कब लेक्चर देख रहे हैं, वो उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया होगा, वो ग्रुप में मेंशन हो जाएगा। अच्छा, मैंने पहले भी ना एक दफा ये ऑनलाइन वाले बच्चों से गुजारिश की थी, पता नहीं किस लेक्चर में, फिर गुजारिश कर रहा हूँ, मुदवाना गुजारिश है। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना आप लोगों का, मेरे वाला जो ग्रुप है जिसमें मैं एडेड हूँ, वो इसलिए है कि आपको अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो पूछें। मैसेज क्या चलता है, लेक्चर अपलोड हुआ, हाँ हो गया, नहीं हुआ, हाँ 9 बजे आ रहा है लेक्चर, तूने अभी देखा है, हाँ मैंने अभी देखा है, तुमसे पूछा था, हाँ पूछा था। किसी का लेक्चर चल रहा है, नहीं मेरा नहीं चला, तू बता क्या चल रहा है, नहीं मेरा नहीं चल रहा। मैंने एक अलग नंबर रखा हुआ व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए, और वो मैंने घर रखा होता, रात को जाके बस वो देख लेता हूँ रिस्पॉन्ड। रोज 250-250 मैसेजेस ग्रुप के अंदर अंदर है। और मैं जब खोल के मैसेजेस पढ़ना शुरू करता हूँ वो यही चल रहे होते हैं। एक किसी दूसरे को जुगत लगा देगा, नीचे उसके हंसना शुरू कर देंगे। इसका ना नुकसान बेटे ये होगा कि फिर मैं वो ग्रुप देखना छोड़ दूंगा, और वो जो ग्रुप में बाकी लोग हैं वो भी ग्रुप देखना छोड़ देंगे। तो इसलिए इस तरह के मैसेजेस ना किया करें। और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे, इनको मैं और नसीहत कर रहा हूँ, आप ना 1-2 दिन ठहर जाएं। आप रोज लेक्चर ना लें, 2 दिन का गैप कर लें। उसके बाद जब आप 2 दिन बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो रोज आपके पास लेक्चर अवेलेबल हुआ करेगा। रोज शाम को लेक्चर का टाइम ऐसे पूछ रहे होते हैं जैसे अपने फ्लाइट आनी है लेक्चर की और लेने पहुंचना है, कि 9 बजे आ रहा है, नहीं 9:30 बजे आ रहा है, मैंने पूछा लेक्चर। 2 दिन छुट्टी करें, जब आप 2 दिन बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके पास लेक्चर अवेलेबल हुआ करेगा। अब वो 11 बजे अपलोड हो रहा है कि 10 बजे अपलोड हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए ना आप 1-2 दिन ऑनलाइन वाले बच्चे लेक्चर रोक दें, ताकि इनको ये मसला ना हो कि लेक्चर अपलोड कितने बजे हो रहा है। और मैसेजेस ग्रुप में ना, मेरे वाले ग्रुप के अंदर, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे से जो पढ़ाई वाली बात पूछनी है ना बेटे, वो पूछा करें उस ग्रुप के अंदर। और मैंने आपके कोर्स के शुरू में कुछ इंस्ट्रक्शंस तो गड़बड़ी मैंने अड़ा दिया, एडवाइसेस वो पढ़ें, उसमें मैंने कुछ गुजारिशात की हुई है। अभी मैसेज हुआ होता है ग्रुप के अंदर, उसी को 3-4 मैसेज फिर वही बच्चा अगली बात पूछ रहा होता है। तो बाकी भी ग्रुप के अंदर मैसेजेस पढ़ लिया करें। और जो चीज समझ नहीं आई होती है, ये ऑनलाइन का फायदा ही आपको यही है कि जो चीज समझ नहीं आई मुझे बार बार बुलवा लें, आप बार बार रिवाइंड करें, फिर बोलना शुरू कर दूंगा मैं। रिकॉर्डिंग लेक्चर का तो फायदा ही यही है। जो चीज मैंने लेक्चर में समझा दी अच्छे तरीके से, फिर आप ग्रुप में पूछना, यार ये कोई दोबारा बता दे, भाई लेक्चर दोबारा चला लो यार। ग्रुप में मैसेज करेगा, वो बता देगा, वो आ जाएगी समझ, आप लेक्चर दोबारा चला लें। तो इसलिए ग्रुप की बहरहाल मैं आपको ये बात कर रहा था कि ग्रुप में ना काम के मैसेज करें जो मेरे से पढ़ाई से रिलेटेड है, ताकि ग्रुप में ना बिला वजह रश ना मचे। तो बस ये गुजारिश करनी थी ऑनलाइन वाले लोगों से। और आप लोगों को बताना था कि टेस्ट हर जुम्मे को हुआ करेगा। प्रोडक्ट ए कल कर दिया था, प्रोडक्ट बी
प्रोडक्ट बी के क्लोजिंग यूनिट्स निकालने पड़ेंगे जो कि दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से नॉर्मल अलग और डैमेज्ड वाले अलग। टोटल कितने थे बी के? 10,000। इनमें से खराब कितने हैं? तो फिर बाकी सही होंगे। 9400 यूनिट्स निकल आए। कॉस्ट निकालने के लिए ओपनिंग के यूनिट्स 15,000, प्रोडक्शन वाले यूनिट्स 60,000, ओपनिंग वालों की अमाउंट 110, प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 600,000। क्योंकि वेटेड एवरेज है तो इन 10,000 के लिए रेट इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। 75,000, 710,000, तो कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी 710 डिवाइडेड बाय 75, 9.47। और एनआरवी के लिए सेल प्राइस दी हुई है कितनी? 12। कॉस्ट टू सेल, अच्छा ये किसी ने मैसेज करके पूछा था आपको ना, सेल प्राइस के बारे में नहीं कहा कि इसने 10% महंगे हो जाना है, सेलिंग कॉस्ट के बारे में कहा है। सेल प्राइस के बारे में कहा होता तो सेल प्राइस भी बढ़ा लेते, कहा ही सिर्फ कॉस्ट टू सेल के बारे में, इसलिए सिर्फ कॉस्ट टू सेल को महंगा किया था। कॉस्ट टू सेल पिछले साल वेरिएबल टोटल कॉस्ट कितनी थी? 80,000, जबकि यूनिट्स बेचे कितने थे पता नहीं। शुरू में कितने यूनिट्स थे? 15,000। कितने और बनाए थे? कितने बचे हुए हैं? तो बाकी बिक गए होंगे 65,000 यूनिट्स। तो 65,000 यूनिट्स बेचे थे, 80,000 रुपए का खर्चा हुआ था। ये हो गया एक यूनिट बेचने का खर्चा, लेकिन पिछले साल का। अगले साल ये महंगा हो जाना है। मैं सेम उसी पैटर्न पे कर रहा हूं, बस वैल्यूज बदली हैं। 1.35, 10.65, और कॉस्ट टू रिपेयर 2, 8.65। चूंकि सब की पर यूनिट कॉस्ट एक ही है तो बेशक इसी को कंपेयर कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट बी के लिए वैल्यू बन गई नॉर्मल वाले यूनिट्स की 9400 यूनिट्स, कॉस्ट 9 है, एनआरवी 10 है, तो 9.47 कितनी? 018। और डैमेज्ड वाले के लिए 600 इंटू कॉस्ट ये है, एनआरवी ये है 8.65, 5190, 208। ये प्रोडक्ट बी। इसका जो पीछे सोल्यूशन है वो गलत है, ये नोट करिएगा। उसमें उन्होंने डैमेज नॉर्मल दोनों को मिला के ग्रैंड टोटल कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर किया, वो गलत है। किधर है, कौन है, कहाँ है जी? ये कल भी यही किया था। पिछले साल की टोटल वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इतनी है, पर यूनिट करना है तो क्या करें? यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दें। यूनिट सोल्ड कितने पता नहीं, इतने साल के शुरू में थे, इतने और बनाए, इतने बच गए, तो बाकी बिक गए होंगे। अच्छा, मैंने ये जो ओपनिंग, प्रोडक्शन, क्लोजिंग, सेल, इनका आपस का रिलेशन है, ये पहले भी सवालों में यूज कर रहा हूं। पिछले साल इतना खर्चा हुआ था, इतने यूनिट्स बेच के डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? एक यूनिट की कॉस्ट टू सेल। पिछले साल हमने एनआरवी के लिए फ्यूचर वैल्यू यूज करनी होती है कि पास, तो पिछले साल इतना था, अगले साल महंगा हो जाएगा, 10% महंगा हो जाएगा, ये वो 10% महंगा कर लिए। प्रोडक्ट बी नोट करें इसको, फिर मैं सी करता हूं, फिर डी।
जल्दी भाई। प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी के स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? 15,000। खराब कितने हैं उनमें से? 800। तो बाकी सही होंगे 14200। कॉस्ट इनकी ओपनिंग कितने यूनिट्स थे? 20,000। 180 के। बनाए कितने? 75। कितने के? 825। लेकिन FIFO मेथड है, तो ये 15,000 इन्हीं में से बचे हुए होंगे, इसलिए इन्हीं वाला रेट ही पर यूनिट रेट होगा। तो 825 डिवाइडेड बाय 75,000, 11। सेल प्राइस 12। कॉस्ट टू सेल पिछले साल कितनी थी? 90,000। यूनिट कितने बेचे थे? ओपनिंग कितने थे? 20,000। बनाए कितने? 75। बचे रह गए 15, तो बिक गए होंगे 80,000 यूनिट्स। 1 पॉइंट। अच्छा, इसको मैं यहीं रोक के एक बात बताता हूं। कुछ बच्चों को लगता है कि NRV की कैलकुलेशन तो नॉर्मल यूनिट्स के लिए होनी नहीं चाहिए, वो तो होनी ही सिर्फ खराब वाले यूनिट्स के लिए चाहिए, क्योंकि नॉर्मल यूनिट्स की तो NRV ज्यादा ही होती होगी कॉस्ट से, है? सेल प्राइस महंगी होती है, क्यों? बिजनेस करने के लिए नहीं बैठेगा? हाँ, ज्यादातर ऐसा ही है। NRV कॉस्ट से ज्यादा ही होती है, कमाने के लिए बैठे हैं। लेकिन हो सकता है कोई मार्केट में तब्दीलियां आ गई हो सकता है हालात खराब हो गए हो, तो इसलिए NRV की कैलकुलेशन जरूरी नहीं कि सिर्फ खराब वाले यूनिट्स के लिए होती है, नॉर्मल वालों के लिए भी हो सकती है। अब देखिए इसकी NRV क्या आ रही है? 10 पॉइंट, जबकि कॉस्ट 11 है, तो नॉर्मल वालों की भी NRV कम हो सकती है। इसलिए NRV की कैलकुलेशन करके कॉस्ट से कंपेयर करना जरूरी नहीं कि सिर्फ खराब वाले यूनिट्स की ही होती है। और रिपेयर कॉस्ट 2.5, तो खराब की NRV बन गई 26। अब जो नॉर्मल वाले यूनिट्स हैं यानी 14,200, उनकी कॉस्ट ये है, NRV है, NRV लोअर है। और जो खराब वाले यूनिट्स हैं इनकी कॉस्ट ये है, NRV है,
इनकी भी एनआरवी लो है 152792 6608 159 ये प्रोडक्ट सी है क्या बात। हाँ हाँ नहीं अभी तो मैं सिर्फ ये कैलकुलेट करवा रहा हूँ कि कॉस्ट और एनआरवी में से लोअर वैल्यू है, बाकी फिर उसका हल डबल एंट्रीज कराते हुए बताऊंगा। जल्दी जल्दी करें, प्रोडक्ट और भी है। बड़ी स्लो कर आप लोग नोट, कब का मैंने नोट किया, मैं जल्दी जल्दी करें आप। प्रोडक्ट डी प्रोडक्ट डी स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? 24,000। खराब कितने हैं? 1500। तो बाकी सही होंगे फिर 22,500। ओपनिंग कितने थे? 25,000। कितने के? 300। पिछले साल जब इनको वैल्यू किया होगा तो वो 310 नहीं 3 लाख पे हुआ होगा। बनाए कितने? 1 लाख। कितने रुपए के? ये 24,000 इनमें से है, तो पर यूनिट कॉस्ट यही वाली 12। सेल प्राइस 12.5। पिछले साल कितने यूनिट्स बेचे थे? ओपनिंग कितने थे? 25। बनाए कितने थे? 1 लाख। बच गए थे 24, तो बेच दिए थे 101। 101 बेचने के लिए पिछले साल सेलिंग खर्चे आए थे 100,000। जी 1.09। नॉर्मल वालों की एनआरवी है, डिफेक्टिव वालों की है। तो नॉर्मल वाले 22,500, कॉस्ट 12 है, एनआरवी 11, तो 11.41। खराब वाले 1500, कॉस्ट ये है, एनआरवी है, तो एनआरवी 2567
25 11865 26859 ये है जी प्रोडक्ट भी। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन 8 भी था जो होमवर्क दिया था है जी। करता हूँ इसको नोट कर लें, फिर वो क्वेश्चन 8 पे करता हूँ बात। किसकी एनआरवी ज्यादा निकला? उसमें से तो लोअर कॉस्ट होती। हाँ तो वैल्यू लोअर ऑफ कॉस्ट है ना भी है। टाइम नहीं स्टार्ट किया था फिर छोड़ दिया था, 3 क्लास में छोड़ दिया। नहीं मुझे लगा टाइम नहीं दे सकूंगा। चले नोटेड। क्वेश्चन नंबर 8 दिया था मैंने होमवर्क। अच्छा एक ना परसों भी दिया था लेकिन वो कल बात ही याद रही, परसों वाला भी बताता हूँ। परसों एक सवाल मैंने दिया था बेसिक्स वालों में से पहला, तो उसमें बस एक पॉइंट ये था कि जो फैक्ट्री के लोगों की सैलरीज वेजेस थी उनमें से 75% के बारे में कहा था कि वो वेरी करेंगी लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी वेरिएबल। तो डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ही होती है, तो इसलिए ये यकीनन फिर डायरेक्ट लेबर होगी, बाकी इनडायरेक्ट होगी। एक ये पॉइंट था। और दूसरा जो उसका लास्ट पॉइंट था, तो मैंने उस दिन यहाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फार्मूला लिख के दिया था। ओपनिंग में परचेजेज ऐड, क्लोजिंग लेस, जो आउट हो रहे हैं अदर देन इशू वो भी लेस, तो लॉस हो रहा था वो भी लेस। तो वो लेस करेंगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड निकलेगा। नहीं नॉर्मल एबनॉर्मल पे नहीं डाला मैंने, भी लॉस था बस ये। इन्वेंट्री इवैल्यूएशन के नोट्स में से मैंने क्वेश्चन 8 कहा था करने को, किया। उसमें मेथड नहीं लिखा था, वैसे लिखा होना चाहिए। मैंने उसमें ये असल में ना FR 1 का सवाल था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और उसमें डिस्क्लोजर्स भी रिक्वायर्ड थे। क्वेश्चन 8 जो होमवर्क दिया था उसमें मेथड नहीं बताया हुआ था कि वेटेड एवरेज है कि FIFO है, बताया होगा। ये सवाल असल में FR 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का था और उसमें डिस्क्लोजर थे, तो मैंने इसमें कुछ चीजें डिलीट की थी, तो वो FIFO वेटेड एवरेज वाले पॉइंट डिलीट कर दिया था। बताया होगा, नहीं बताया तो जिससे मर्जी कर लें। मैंने सोल्यूशन एफको से कर दिया, आप एफको से कर लें, FIFO से कर लें, जिससे मर्जी कर लें। तो नहीं पीरियोडिक नहीं, पीरियोडिक पर पैचल में से तो पीरियोडिक ही था क्योंकि डेटा नहीं है डेट्स में। वेटेड एवरेज और FIFO की बात कर रहा हूं, तो वो FIFO से करना है FIFO से कर लें, वेटेड एवरेज से करना है वेटेड एवरेज से कर लें। जो पीछे सोल्यूशन मैंने दिया है वो वेटेड एवरेज से है भाई। ना यार PDF दिया तो था यार। LMS पे भी है, ग्रुप में भी शेयर किया होगा कुछ अर्सा पहले, पुरानी हो गई बात, व्हाट्सएप ग्रुप में हुआ होगा शेयर। वो जो आपने फोटोकॉपियर से लिया होगा उसमें कोई पेज उनसे मिस हो गया होगा, लेकिन व्हाट्सएप में ये था। व्हाट्सएप ग्रुप के मीडिया में चेक कर लें, होगा उसके अंदर। अच्छा वही कहूँ, सोल्यूशन में सारा कुछ साफ साफ तो है। 12 क्वेश्चन 8 कर रहा हूँ डिस्कस। क्वेश्चन 8 में इसी तरह 4 प्रोडक्ट थे और इनकी वैल्यू निकालनी थी। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था, जैसे मैंने यहां ओपनिंग इसको और क्लोजिंग से सेल निकाली है, उसमें सेल दी हुई क्लोजिंग नहीं दिया हुआ,
तो दिस प्लस दिस माइनस दिस कर लेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। तो चारों का क्लोजिंग निकलेगा, एक ये पॉइंट था उसमें। दूसरा, उसमें ट्रेडिंग बिजनेस है। कैसे पता ट्रेडिंग बिजनेस है? परचेज है और सेल है, तो ट्रेडिंग बिजनेस है। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड था, यहां उसमें परचेज आ जाएगी। और परचेज तीन चीजें ऐड करके निकालनी पड़ेगी। एक इनवॉइस वैल्यू, उसमें ऐड करना पड़ेगा नॉन रिफंडेबल ड्यूटी, और नीचे दिया हुआ पॉइंट नंबर 1, क्योंकि खरीद के ला रहे हैं तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन पड़ रही है 100 रुपए पर यूनिट, वो भी ऐड करना पड़ेगा। 8,10,000 में 100 रुपए ऐड कर दें? नहीं, वो पर यूनिट है, उसको टोटल जितने यूनिट खरीदे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड होगा। ये निकलेगी कॉस्ट ऑफ परचेज। और एनआरवी निकालने के लिए सेल प्राइस फ्यूचर की तो नहीं दी हुई, ए बी और डी की, ए बी और डी की फ्यूचर सेल प्राइस नहीं दी, तो जो पास्ट है उसी से काम चला लेंगे। तो वो पास्ट कैसे निकलेगी? टोटल सेल्स की अमाउंट पता, सेल के यूनिट्स पता, प्राइस निकल आएगी, ये सेल प्राइस। कॉस्ट टू सेल पॉइंट नंबर 2 है। अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट 2, कस्टमर्स को बेचते हुए हमें उस पर 150 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करना पड़ता है, तो ये कॉस्ट टू सेल है। कस्टमर को डिलीवर करने के लिए तो फिर ये कॉस्ट टू सेल है 150 रुपए, तो सेल प्राइस माइनस 150, ये एनआरवी निकलेगी। और प्रोडक्ट ए के यूनिट्स डैमेज भी थे और नॉर्मल भी थे, तो दोनों की अलग अलग एनआरवी कैलकुलेट होगी। रिपेयर कॉस्ट नहीं है तो नहीं है, तभी तो हम सस्ता ही बेच रहे हैं। और प्रोडक्ट सी पहले बेशक जितने का भी बेचते थे, लेकिन अब मार्केट में हालात चेंज हो गए हैं, अब हमें उम्मीद है हम 35 का बेच लेंगे। कंपेटिटर बेशक 32 का बेच रहा है, हम बेच लेंगे ना 35 का, तो सेल प्राइस में 3500 यूज होगा। बस ये था उसमें। और आपने कुछ पूछना है तो पूछें, अगर किया है। एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से ही, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले नोट्स में, कॉस्ट के पास पेपर का नहीं है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले जो नोट्स है ना पुराने, उनमें जो आपके पास पहले से एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नोट्स हैं, उनमें से क्वेश्चन नंबर 5, किड्स पार्टी है जी, जी जी, तो ओपनिंग में तो इंक्लूडेड है, परचेजेस में कह रहा हूं ऐड करना है। ओपनिंग में तो है वैल्यू, परचेजेस की बात कर रहा हूं। देखो ओपनिंग के आपको यूनिट्स भी दिए हुए हैं, ये भी दी हुई है, ये अमाउंट खुद निकालनी पड़ेगी परचेजेस वाली। उसमें इनवॉइस वैल्यू लेंगे, नॉन रिफंडेबल ड्यूटी लेंगे और ट्रांसपोर्टेशन लेंगे। ओपनिंग में नहीं ट्रांसपोर्टेशन ऐड करने की बात कर रहा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले नोट्स में क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क है, किड्स पार्टी एंड कंपनी। अच्छी एनआरवी की कैलकुलेशन है, इसमें करना है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले लेक्चर नोट्स में क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एनआरवी और कॉस्ट की कैलकुलेशन बहुत हो गई, अब आते हैं जर्नल एंट्रीज पे। 25% ए के डैमेज्ड हैं। ए के टोटल यूनिट्स थे 40,000, नहीं 40, उनमें से 25% यानी 10 डैमेज थे। कौन पूछ रहा है? एनआरवी नहीं समझ आई कि यूनिट्स नहीं समझ आए? ए के यूनिट्स 40 हैं, इनमें से 25% डैमेज हैं यानी 10, तो बाकी जो है वो नॉर्मल वाले। कॉस्ट की एनआरवी की कैलकुलेशन बहुत है, जनरल एंट्रीज बता रहा हूं। अच्छा, जनरल एंट्रीज करते हुए ना, पीरियोडिक सिस्टम हो तो एंट्रीज और होती हैं, परपेचुअल सिस्टम हो तो एंट्रीज और होती हैं, लेकिन सीएमए में पीरियोडिक नहीं है, बस परपेचुअल ही है। तो आपको मैं परपेचुअल ही की एंट्रीज बता रहा हूं। मैं एंट्रीज की बात कर रहा हूं, कैलकुलेशन में तो पीरियोडिक हो सकती है कैलकुलेशन टेस्ट, एंट्रीज के हवाले से बस परपेचुअल ही है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में हमने आगे भी ना 2 और चैप्टर्स हैं जिनमें एंट्रीज पढ़नी है, 2-3 चैप्टर्स में, वो परपेचुअल सिस्टम वाली ही है, तो इसलिए एंट्रीज परपेचुअल सिस्टम की ही बता रहा हूं। 3 चीजों की एंट्रीज बताऊंगा। अभी मैं बताता हूं रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, इसकी एंट्रीज बताने लगा हूं। कल फिर फिनिश गुड्स ट्रेडिंग की, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की, कल वो बताऊंगा। 3 इन्वेंट्रीज की कैलकुलेशंस की हमने, मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल, ट्रेडिंग की फिनिश गुड्स
मैन्युफैक्चरिंग की फिनिश गुड्स, तो उन्हीं तीनों की जनरल एंट्रीज बता रहा हूं। अभी पहले मैं पढ़ा रहा हूं रॉ मटेरियल की जनरल एंट्रीज। रॉ मटेरियल स्टोर क्या क्या ट्रांजेक्शन होंगी पूरे साल में, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकती हैं? खरीद सकते हैं, खरीद लेते हैं, ठहरे ठहरे खरीद तो ले पहले, रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं। खरीदेंगे तो स्टोर में आएगा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, एसेट बढ़ जाएगा, तो एसेट बढ़े तो डेबिट, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हो जाएगी डेबिट। और क्रेडिट कैश, कैश दे रहे हैं तो कैश, अगर उधार है तो क्रेडिटर। वापस कर देते हैं, बहुत वापस करते हैं, परचेज रिटर्न कर देते हैं। परचेज की थी तो स्टोर में इन्वेंट्री आई थी, बढ़ गई थी, खरीदी हुई चीजें वापस कर देते हैं जी, रिवर्स कर देते हैं इसको। कैश वापस ले लेंगे जाके, या उधार था तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कम हो गई तो इन्वेंट्री क्रेडिट। मटेरियल का जो स्टोर है ना, उसमें मटेरियल रखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल हो तो भी वो उसी स्टोर में रखा है, और इनडायरेक्ट मटेरियल तो वो भी छत पे खुला नहीं छोड़ दिया होगा, वो भी स्टोर में ही रखा होगा। तो ये जो मटेरियल खरीदना या वापस करना है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, सब मटेरियल है, सब तरह का मटेरियल, ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में ही आ रहा है। और क्या कर सकते हैं? यूज कर लेते हैं इसको, इशू कर देते हैं, प्रोडक्शन को इशू कर लेते हैं, तो इशू टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इशू करेंगे तो रॉ मटेरियल जो स्टोर में पड़ा था वो कम हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हो जाएगी क्रेडिट। अच्छा, अब जो मैं डेबिट करने लगा हूं ना, उसकी वजह नहीं पूछनी अभी नहीं है, अगले चैप्टर्स में बताऊंगा वजह, अभी बस बगैर वजह के। अगर वो जो मटेरियल इशू हो रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट। क्यों डेबिट, ये आगे चैप्टर आना है डबल एंट्रीज का, उसमें करूंगा एक्सप्लेन, अभी बस लिख लें। अगर ये डायरेक्ट मटेरियल था तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल था तो एफओएच कंट्रोल नामी एक अकाउंट है वो डेबिट। जी फैक्ट्री ओवरहेड। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल स्टोर से प्रोडक्शन को इशू किया है तो वो एफओएच कंट्रोल नामी अकाउंट में डेबिट होगा, और अगर डायरेक्ट मटेरियल था तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में। और शाम को फैक्ट्री बंद कर रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने कहा वापस रख लो, भी निकल लेंगे, तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस को इशू किया था वो स्टोर में वापस आ गया, तो रिवर्स कर देंगे। जो प्रोडक्शन को इशू मटेरियल किया था ना, वो वहां से वापस आ गया, ये बाद में ले लेंगे, अभी ज्यादा हो गया, नहीं चाहिए अभी, तो यही रिवर्स हो जाएगा। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में वापस चीजें आ गई, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, और अगर ये डायरेक्ट मटेरियल था तो इशू करते हुए ये डेबिट किया था, वापस आ गया क्रेडिट। अच्छा, और क्या कर लें इन्वेंट्री में है? आग लगा देते हैं और चोरी करवा लेते हैं, और ड्राई शीट फेंक देते हैं उठा के, चोर ले गया, फ्लड से खराब हो गई, चले पहले खराब गायब करते हैं, पहले यूनिट्स लॉस्ट हो गए, यूनिट्स लॉस्ट हो गए, हो सकता है कि चोर ले गया हो, आग खा गई हो, पानी ले गया हो, साथ वैसे मिसिंग है, समझ नहीं आ रही तो यकीनन चोरी ले गया होगा, शॉर्टेज हो गई, गायब हो गए यूनिट्स।
तो गायब हो गए यूनिट्स बस। अच्छा, अब ला रहा हूं कॉन्सेप्ट नॉर्मल और एबनॉर्मल का। ये जो वर्ड नॉर्मल और एबनॉर्मल है ना, ये सिर्फ यूनिट्स लॉस, जैसे वो पता नहीं इस क्लास में या फेयर1 की क्लास में बाद में किसी बच्चे ने पूछा था कि एबनॉर्मल का मैंने वर्ड लिखवाया था ये इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ परचेज निकालते हुए, कि नहीं लिखा था? लिखाया था मैंने। जब इन्वेंट्री की परचेज कॉस्ट पढ़ाई थी ना, उसमें कंपोनेंट्स लिखे थे, परचेज प्राइस और नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज टैक्सेस किया था। यार ऐसे ना करें, इन्वेंट्री की परचेज कॉस्ट निकाली है, ये इस जगह करके वो लिखे थे शायद। उनमें कुछ ऐसी आइटम भी थी जिनको इग्नोर करना था। उनमें क्या क्या है? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कॉस्ट लिखी थी उसमें, एबनॉर्मल कॉस्ट लिखी थी मैंने। एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस एक ही बात नहीं है, वो एबनॉर्मल कॉस्ट थी। अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं कि जो लॉस होगा, यूनिट्स गायब, ये नॉर्मल भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल। पहले तो फर्क समझे, नॉर्मल एबनॉर्मल किसी भी बारे में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इस क्लास के अंदर अगर रजिस्टर्ड लोग 200 हैं, लेकिन एक वक्त में आते बस 150 हैं, ये नॉर्मल रूटीन है। यानी 50 लोग एब्सेंट होना नॉर्मल एब्सेंस है। लेकिन एक दिन हो रही थी बारिश, या चलो एक दिन था मैच, पूरा लाहौर बंद था, उस दिन 120 लोग गायब हो गए, तो अब उस दिन जो एब्सेंस है वो एबनॉर्मल हो गई। इसी तरह किसी ट्रैफिक सिग्नल पे रश होता है, वो नॉर्मल रश है, लेकिन किसी वजह से साथ वाली सड़क बंद थी, खुदाई थी, तो सारी ट्रैफिक इधर डाइवर्ट हो गई। अब जो रश है वो एबनॉर्मल रश है। अच्छा, जिन्होंने FR1 पढ़ा हुआ है कोई? IS 23 नॉर्मल सस्पेंशन, एबनॉर्मल सस्पेंशन, तो वो सस्पेंशन नॉर्मल एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल एबनॉर्मल किसी भी माने में इस्तेमाल हो सकता है। आपने आज जाके घर में 6 घंटे पढ़ लिया, ये एबनॉर्मल है, पैरानॉर्मल है। तो किसी भी काम के बारे में नॉर्मल और एबनॉर्मल का कॉन्सेप्ट हो सकता है। यूनिट्स का गायब हो जाना, अगर यूनिट्स जिस तरीके से रखे होते हैं, जैसे किसी जनरल स्टोर पे जाएं तो अंडे जो रखे होते हैं वो ट्रे में रखे होते हैं, और एक वक्त में अगर 4-5 ट्रेस पड़ी हुई हैं, तो उनमें जो नीचे ट्रे में अंडे थे वो टूट ही जाएंगे। या अगर कहीं शीशे के बर्तन रखे हुए और ऊपर नीचे रखे हुए शीशे के बर्तन, कोई ना कोई वजन से टूट ही जाने। ईंटें रखी होती हैं, तो ईंटें जिस तरह ढेर लगा के रखी होती हैं, वजन से नीचे वाली ईंटें टूट ही जानी है, ये नॉर्मल है। इसी तरह से चीजें पड़ी हुई हैं बाहर, सबको ताला लगा के नहीं रख सकते थे, बहुत नॉर्मल है कि जाते जाते लोग 5-2 चीज 2-4 गायब कर ही जाते हैं, बहुत नॉर्मल है, चीजें चोरी हो जाती हैं, ये है नॉर्मल। लेकिन अगर ये नॉर्मल से हटके था, सैलाब आ गया, चीजें बह गई सारी, ये एबनॉर्मल है। तो अगर तो चीजों का जाया होना, चाहे नॉर्मल था चाहे एबनॉर्मल था, स्टॉक तो गया। लेकिन इसका डेबिट, अगर इनका गायब होना नॉर्मल चीज थी, तो उसका डेबिट जाता है FOH कंट्रोल नामी अकाउंट में, और अगर ये चीजों का जाया होना एबनॉर्मल था, तो वो डेबिट जाएगा P&L में। अगर नॉर्मल लॉस था ये, बल्कि सॉरी, एक डेबिट और चाहिए मुझे, ये 3 डेबिट करने हैं मैंने। अगर नॉर्मल लॉस था तो FOH कंट्रोल डेबिट, एबनॉर्मल था तो P&L डेबिट। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्यों क्रेडिट? क्योंकि इन्वेंट्री तो कम हो गई। अगर नॉर्मली वो कम हो ही जाती है, नॉर्मली जाया हो ही जाती है, तो इसको फैक्ट्री का एक नॉर्मल खर्चा समझा जाता है, इसीलिए FOH में डेबिट। लेकिन अगर कोई चोरी डकैती हो गई थी, होती नहीं है वहां, अब उस नुकसान को फैक्ट्री का नॉर्मल खर्चा चूंकि नहीं समझा जाता, तो इनकम स्टेटमेंट में अलहदा से इसको एक्सपेंस बनाया जाता है। ये मुराद है P&L डेबिट करने से। अगर चीजें फैक्ट्री के खर्चे की, अगर हमने इस चीजें खराब होने को, जाया होने को फैक्ट्री का खर्चा बना दिया, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर FOH, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का हिस्सा बनेगा, वही चीजें बिकेंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहलाएंगी। तो अगर इन चीजों का जाया होना बहुत रूटीन का काम है, तो ये नुकसान FOH में शामिल होता है। लेकिन अगर रूटीन नहीं थी, एबनॉर्मल है,
तो फिर इसको एक अलग से एक्सपेंस बनाने के लिए इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे, ग्रॉस प्रॉफिट उससे अलग से एक एक्सपेंस बनाना पड़ता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, उसके लिए P&L का वर्ड यूज होता है। अब आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, नहीं बताया होगा, तो अगर आप एंट्री में एफओएस कंट्रोल लिख देंगे तो भी सही है, नॉर्मल अज्यूम कर लिया, P&L लिख देंगे तो भी सही है, दोनों काम चल जाएंगे, चाहे ये डेबिट कर लें चाहे ये डेबिट कर लें। अच्छा, ये कितने से डेबिट करना है? हो सकता है कि आग ने चीजें साड़ तो दी हूं, लेकिन जो भी जली कटी चीजें बच गई हैं, हो सकता है वो बेच सकते हो। सैलाब से सारी चीजें खराब हो गई, लेकिन वो जो उनका हलवा बन गया, हो सकता है किसी को बेच सकते हो। तो अगर बेच के कुछ रिकवरी हो रही है तो कैश मिल रहा है, कैश डेबिट। इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट? जितनी वो हमारी बुक्स में कॉस्ट पे है, तो ये तो हो जाएगी कॉस्ट से, उन चीजों की कॉस्ट से क्रेडिट। कैश कितने से डेबिट? जितनी रिकवरी हो रही होगी। यानी 100 रुपए के यूनिट थे जो खराब हो गए, उनको कबाड़ियों को बेच के 25 रुपए रिकवर हो गए, तो नुकसान कितना हुआ? 75। वो 75 है जो यहां डेबिट होना है। जितने यूनिट्स खराब हो रहे हैं उनकी कॉस्ट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर तो पैसे मिल गए उनको बेच के कहीं से, जितना कैश मिल रहा है वो डेबिट। अब जो डिफरेंस है वो नुकसान है, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा लॉस है। अगर नॉर्मल है तो एफएच कंट्रोल, एब नॉर्मल है तो P&L। लेकिन कितने रुपए से, इन दोनों का डिफरेंस। और अगर कुछ भी नहीं कैश मिल रहा तो जितनी इसकी कॉस्ट थी सारा का सारा यहां डेबिट। ये मैंने बैलेंसिंग लिखा हुआ है, इन दोनों का बैलेंसिंग। ये होती हैं रॉ मटेरियल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। नहीं बस नहीं, पास पेपर का सवाल खोलेंगे। करें 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 करते हैं। जी जी करवा रहा हूं। जिनके पास पास पेपर्स अरेंज्ड हैं, चाहे वो अलहदा से आईकैप की बुक से, आईकैप की वेबसाइट से प्रिंटेड हो, चाहे किसी और कॉलेज के हों, अगर वो इस तरह से हैं तो ऑटम 2010 अटेम्प्ट का, ऑटम यानी सितंबर 2010 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 क्वालिटी लिमिटेड, और जिनके पास पैक की बुक है उसमें पता नहीं पेज 4-5 पे होगा कहीं, क्लास वर्क 2, पेज नंबर 6 पे होगा शायद। पैक की बुक में पेज नंबर 6 है, क्वालिटी लिमिटेड के नाम से। और जिनके पास पैक की बुक नहीं है, वैसे पास पेपर्स हैं, तो उसमें ऑटम 2010 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 क्वालिटी लिमिटेड। पहुंचे सवाल तक? कोई मसला नहीं, टाइम है खुला, आप ढूंढ लें, आराम से ढूंढ लें। पैक की बुक में इसकी रिक्वायरमेंट सही नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट चेंज कर लें, और सॉल्यूशन भी सही नहीं है, वो यहां बोर्ड पे देखिएगा। इन्वेंट्री वाले चैप्टर के सॉल्यूशंस मैं नहीं करवा सका था, वो मैंने मेरे ध्यान ही नहीं रहा कि इन्वेंट्री के भी सवालों में गलती है, तो इसलिए वो बोर्ड वाला ही नोट करिएगा। जिनके पास आईकैप का सॉल्यूशन है वो सही है, मैं पैक की बुक वालों की बात कर रहा हूं, उसमें सॉल्यूशन इस सवाल का नहीं सही। पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट ठीक करें। रिक्वायरमेंट क्या है पैक की बुक में? ये रिक्वायरमेंट काट दें और इसकी जगह रिक्वायरमेंट लिख लें प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, यानी ऊपर जो कुछ भी है ना उनकी जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है। 15 नंबर का सवाल था ये, 15 नंबर का सवाल था, और रिक्वायरमेंट जो पैक की बुक में है वो काट दें, और इसकी असली रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज। आसान है? अच्छा, सुस्ती ना करें, मैं 5-7 मिनट लूंगा बस, इसकी मैं कुछ कैलकुलेशंस कर दूं, बाकी सवाल को मैं कल कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अभी जीरो नहीं कर रहा इस सवाल को। इस सवाल को पढ़िए, मैं इसकी जितनी आसान तक कैलकुलेशंस है वो कर दूं मैं बोर्ड पे। सवाल पढ़ लीजिए। हाँ जी, समझ नहीं आई? जी जी, जी पूछें, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं, आऊंगा, कल आऊंगा इंशाल्लाह।
नमाज का टाइम असर लोग उसके नमाज नहीं अच्छा, इस सवाल में ना आप सिर्फ दो लाइनें ही मुझे कर लेने दें, जिसने जाना है चला जाए। इस सवाल को पढ़ने में आप उम्र लगा देंगे, इसलिए आप पॉइंट नंबर 1 से ऊपर वाली दो लाइनें पढ़ लें बस। जी, पॉइंट 1 से ऊपर ऊपर दो लाइनें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अ रॉ मटेरियल, जो कि एसआरएम जिसका होगा नाम, उसकी जून के महीने की ट्रांजैक्शंस हैं। अच्छा, अब ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? मटेरियल बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट ही होता है, क्योंकि इतनी सारी अकाउंटिंग, इतनी सारी कैलकुलेशन वो इनडायरेक्ट की नहीं करा रहे होंगे, तो इसलिए ये डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन इतना पता चल रहा है कि रॉ मटेरियल वाला सवाल है। अच्छा, पहली लाइन, दूसरा सेंटेंस, द कंपनी यूजेस परपेचुअल मेथड, ठीक है, एंड वेटेड एवरेज मेथड। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं, इन सब ट्रांजैक्शंस की करनी है एंट्रीज, लेकिन इन ट्रांजैक्शंस की अमाउंट्स कहां से आएंगी? वो हमें वही इन्वेंट्री कार्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशंस करेंगे तो एंट्रीज करेंगे ना, तो इसके लिए इन्वेंट्री कार्ड बनाना पड़ेगा। इसको मैं पूरा करूंगा कल इंशाल्लाह। अभी बस मैं दो लाइनें, दो ट्रांजैक्शंस करके दिखा रहा हूं आपको। इसकी ना मैं वर्किंग का वेटेड एवरेज की एक और फॉर्मेट बता रहा हूं, उम्मीद है आपको वो आसान लगेगा। फाइफो में वो इतना अच्छा नहीं रहता, तो फाइफो में तो वैसे ही कार्ड बनाइएगा जैसे सीखा हुआ है, वही 11 कॉलम्स वाला। वेटेड एवरेज में जो बता रहा हूं, अगर ये आसान लगे तो ये यूज कर लेना, ये भी सही फॉर्मेट है। एंट्रीज करेंगे, उसकी जगह छोड़ दें, वर्किंग में आ जाते हैं, क्योंकि हमें इन्वेंट्री कार्ड बनाना पड़ेगा ना, तभी तो वैल्यू से एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज के लिए 1.5 पेज काफी है, 2 छोड़ दें, 2.5 छोड़ दें, हैं? 2.25। इस फॉर्मेट में मैं आपसे 3 सेट नहीं, सिर्फ एक ही सेट बनवा रहा हूं बैलेंस का, बस वही इन्वेंट्री कार्ड ही बना रहा हूं, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्मेट से बना रहा हूं। वेटेड एवरेज में ये आसान लगेगा आपको, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। फाइफो में ये सही नहीं है। सबसे पहले पहला पॉइंट नंबर 1, ओपनिंग इन्वेंट्री है कितनी? 1 लाख यूनिट्स हैं, 80 का 1 है, तो 8 मिलियन रुपए हो गए। बस 2 ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, फिर छुट्टी। 1 जून को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1 में, पॉइंट 1, ये ओपनिंग स्टॉक यहां बैलेंस में लिख दिया। पॉइंट नंबर 2, 5 जून को 150,000 यूनिट्स किए हैं परचेज, 5 को परचेज किए हैं। अच्छा, परचेज किए हैं तो स्टोर में बैलेंस बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? इसलिए मैं करूंगा इसमें पॉजिटिव। कितने रुपए का? 85 का 1, तो टोटल कितने हो गए? 12750,000। बस इस फॉर्मेट में करना यह है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद ये बैलेंस अपडेट करते जाएंगे। ये 250 हो गए, ये 20750, और ये 165 हो गए हैं? इसको इससे डिवाइड कर लें, नया रेट निकल आएगा 83। बस फिर आपको अजीब लगता, पहले वो बताया है तो ये आसान लगेगा, वरना ये भी मुश्किल लगता। अगली ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शंस 2 कहीं थी, ट्रांजैक्शंस। पॉइंट नंबर 3, 1.5 लाख यूनिट्स इशू किए। 1.5 लाख, अच्छा 1.5 लाख इशू कर दिए। कब? 6 तारीख को 1.5 लाख यूनिट्स कर दिए हैं इशू टू प्रोडक्शन। बैलेंस बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? तो ये मैं नेगेटिव लिख रहा हूं। कितने वाले हैं? 83 वाले, 12450,000। अब बैलेंस क्या रह गया? 1 लाख रह गए, 83 वाले ही। क्या कहा और कर लें? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।